हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की हॉरर कहानी में। कभी कभी हमारा बीता हुआ कल हमारे आने वाले समय को इस तरह से बर्बाद कर देता है कि हमें अपने वजूद, अपने जिंदा होने पर भी शर्म आने लगती है। कहते हैं कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते, चाहे अच्छे हो या बुरे। हमारी आज की कहानी भी बीते कल और बुरे कर्मों पर आधारित है, जो कि विकास की जिंदगी को नर्क बना देती है। आगे की कहानी हम विकास की जुबानी ही सुनेंगे। मेरा नाम विकास है। आज मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं, मेरे पिता और मेरे चाचा के बुरे कर्मों का वो फल है जो मैं आज तक भुगत रहा हूँ। और जो आप सुनने जा रहे हैं वो कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये मेरी हकीकत है। मेरे पिता विनोद सिंह और मेरे चाचा रघुवीर सिंह, दो वैसे नाम जो कभी हमारे गांव के सबसे ताकतवर लोगों में गिने जाते थे। दौलत, ताकत और रुतबा सब कुछ था उनके पास, लेकिन वो जो चाहते थे वो किसी भी कीमत पर हासिल करने से पीछे नहीं हटते थे, चाहे वो ज़मीन हो, इज्जत हो या किसी की ज़िंदगी। पर कोई नहीं जानता था कि एक दिन उनके ही किए गए कर्म हमारी पूरी नस्ल को निगल जाएंगे। ये बात है सन 2000 की। उस रात गांव में बहुत भयानक आंधी आई थी, जोरदार बारिश हो रही थी, गांव के मंदिर की घंटियां अपने आप बज रही थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। उसी रात मेरे पिता और चाचा एक तांत्रिक को लेकर खेतों के पीछे गए थे। मैंने उनका पीछा किया। उन्होंने गांव के एक गरीब किसान शंभू काका की बेटी को अगवा किया था। उस लड़की की दबी हुई चीखें मुझे सुनाई दे रही थी। वो लड़की थी भोली। वो लड़की बेहद सुंदर थी और भोली थी, लेकिन मेरे पिता ने उसके साथ ऐसा किया जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है। उन्होंने उस लड़की की तांत्रिक के ज़रिए बलि दे दी। काला जादू पाने के चक्कर में वो लड़की मर चुकी थी और उसके बाद उसकी लाश को उसी पुराने कुएं में फेंक दिया गया जहां आज तक कोई झांकने भी नहीं जाता। मेरे पिता और चाचा को पता नहीं था कि मैंने सब कुछ देख लिया है। इस बात को काफ़ी समय बीत गया। मैं जब 25 साल का हुआ तो मेरे साथ अजीब चीज़ें होने लगी। मुझे ऐसा महसूस होता कि हर रात कोई मेरे कमरे की खिड़की खटखटाता है, लेकिन जब मैं बाहर जाकर देखता तो कोई नहीं होता। फिर कभी दीवारों पर, कभी शीशों पर खून से नाम लिखे दिखते, रघुवीर, विनोद और विकास। जब मैंने अपनी माँ को ये सब बताया तो उन्होंने मेरी बातों को अनदेखा कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें अजीब से सपने आते हैं और कुछ नहीं है। मैं तुझे एक तावीज़ ला कर दूंगी, उसे पहनने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे साथ हर रात कुछ न कुछ अजीब होता। कभी खून से सने पैर कमरे में दिखते, कभी कोई लड़की सीढ़ियों पर बैठी नजर आती जो मुझे देखकर बस इतना कहती, मुझे इंसाफ चाहिए। मैंने इन सब चीज़ों से परेशान होकर अपने गांव को छोड़ दिया और शहर पहुंच गया। अच्छी नौकरी थी, माहौल भी सुकून भरा था, कुछ टाइम तो अच्छा भी था। ऑफिस में ही एक लड़की मिली, वंदना। हम दोनों में अच्छी दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ और फिर बात शादी तक पहुंच गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन रात को करीब 11 बजे मुझे वंदना का कॉल आया। वो बहुत घबराई हुई थी। उसने कहा कि उसके घर में कोई है, कोई बार बार खिड़की बजा रहा है, कभी दरवाजे को बजा रहा है। घर की लाइट भी चली गई है, तुम जल्दी आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने वंदना से बोला कि तुम फिक्र मत करो, मैं अभी पहुंचता हूँ। करीब 20 मिनट के बाद मैं वंदना के घर पर था। मैंने कॉल किया तो काफ़ी देर बाद वंदना ने कॉल उठाया। मैंने कहा, क्या तुम ठीक हो? गेट खोलो, कब से बेल बजा रहा हूँ। वंदना बाहर आई। उसे देखकर ऐसा लगा कि वो अभी सोकर उठी है। उसने आश्चर्य से कहा,
विकास, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुमने ही तो मुझे बुलाया है। क्या हुआ? उसने आश्चर्य से कहा। नहीं विकास, मैं तो सो रही थी। मैंने तुम्हें कोई कॉल नहीं किया। मैंने झट से फ़ोन चेक किया तो कॉल लिस्ट में सिर्फ मैंने जो कॉल किया बस वही नंबर थे। मैं समझ गया कि ये सब क्या हो रहा है। वंदना मुझे घबराता हुआ देखकर बोली, विकास क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? फिर अचानक मेरी नज़र वंदना के पीछे पड़ी। वहाँ गेट के पास भूरी खड़ी थी। उसका भयानक चेहरा मुझे मुस्कुरा कर देख रहा था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। जब मुझे होश आया तो मैं वंदना के घर में था। वंदना मेरे पास बैठी थी, मेरे सर को सहला रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने वंदना का चेहरा देखा तो मेरी चीख निकल गई। वो वंदना नहीं, भूरी थी। जोरदार चीख के साथ मेरी आंखें खुली तो पाया कि मैं अपने बिस्तर पर अपने घर पर था। मैं सपना देख रहा था। मेरा शरीर पसीने से भरा हुआ था। मैं उठा ही था कि मेरा फ़ोन बजा। स्क्रीन पर वंदना का नाम शो हो रहा था। मैंने कॉल उठाया तो वंदना घबराई हुई थी। उसके पापा की डेथ हो चुकी थी, वो भी अजीब तरीके से। मैं तुरंत वंदना के घर पहुंचा। अगली सुबह जब वंदना के पापा को शमशान घाट ले जा रहे थे तो मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि वो लड़की भूरी मेरे आसपास ही है। अंतिम संस्कार के बाद मैं घर लौट रहा था। अंधेरा होने वाला था, मुझे भूख भी लग रही थी, तो मैं एक चाय की दुकान पर रुका। उस चाय की दुकान के पीछे एक बड़ा सा खेत था। मुझे खेत में कुछ दिखाई दिया। मैं खेत की तरफ गया। मुझे लगा कि वंदना खेत के बीच खड़ी है। वंदना? वो यहाँ क्या कर रही है? वो मुझे अपनी ओर बुला रही थी। जैसे जैसे मैं उसके पास पहुँच रहा था वो मुझसे और भी दूर होती जा रही थी। फिर अचानक मेरे कानों में एक ज़ोरदार चीख गूंजी। आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने अपने हाथ अपने कान पर रखे और नीचे बैठ गया। तभी आसमान में बिजली कड़की और तेज़ बारिश होने लगी। फिर ऐसा लगा कि कोई मेरे नज़दीक आ रहा है। मुझे उसके पैर नज़र आ रहे थे। फिर अचानक एक लड़की का कटा हुआ सर मेरे सामने आकर गिरा। उसकी आंखें मुझे ही घूर रही थी। वो भूरी थी। मेरा दिल मानो बाहर ही निकलने वाला था। फिर अचानक सब कुछ गायब हो गया। ना ही वो सर था और ना ही बारिश। सब कुछ सामान्य था। मैं उठा और घर की तरफ भागा। वंदना मुझे देखकर परेशान हो गई। क्या हुआ तुम्हें? तब मैंने अपने साथ बीती हर एक बात वंदना को बताई। फिर वंदना मुझे एक बूढ़ी दादी के पास ले गई जो कि काला जादू जानती थी। हम कार में बैठे और निकल पड़े एक गांव की ओर। रात के करीब 9 बज रहे थे। रोड पर एक दो वाहन ही चल रहे थे। हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। वंदना गाड़ी चला रही थी। मैं खामोश बैठा सोच रहा था कि मेरे पिता और चाचा के कर्मों का फल मुझे मिल रहा है कि तभी वंदना ने गाड़ी रोकी। वो घबरा कर बोली, विकास सामने देखो, कोई है वहाँ पर। बारिश की बूंदों के बीच मुझे भूरी दिखाई दी जो गुस्से से बुर्रा रही थी। पलक झपकते ही वो हमारी गाड़ी में थी। उसने एक झटके से वंदना को गाड़ी से पार फेंक दिया। मैं चीख भी नहीं पाया। मैं बहुत डर चुका था। उसने धीरे से मेरे कान में कहा, तुझे मैं इतनी आसान मौत नहीं दूंगी। इतना बोलकर वो गायब हो गई। मैं गाड़ी से बाहर निकला। वंदना को देखा तो उसे काफ़ी चोट आई थी। उसके सर से खून बह रहा था। मैंने उसे गाड़ी में बैठाया और डॉक्टर की तलाश में एक गांव के पास रुका। गांव सुनसान था। आसपास सिर्फ मकान दिख रहे थे लेकिन कोई भी इंसान नहीं था। पूरा गांव जैसे खाली हो। जैसे मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो मुझे बच्चों के रोने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई बच्चा बहुत भूखा हो। फिर वो आवाज़ चारों ओर से सुनाई देने लगी। मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। इधर वंदना भी बेहोश थी। मैं वंदना की ओर देख रहा था कि तभी एक बच्चा मेरी गाड़ी के शीशे पर आकर गिरा।
शीशे पर खून तैर रहा था। मेरा दिल धड़कना भूल चुका था, मेरी सांसें रुक गई और फिर वो बच्चा उठा और खून भरे मुंह से बोला, यही तेरी किस्मत है, ना तू जी पाएगा और ना ही तुझे मौत आएगी। मैंने झट से गाड़ी दौड़ाई और उस गांव से बाहर निकला। वंदना अभी भी बेहोश थी। गांव से बाहर निकलकर मैं शहर की ओर बढ़ा। रास्ते में मुझे एक मेडिकल स्टोर दिखाई दिया। वहां पर मैंने वंदना को चेक कराया। कुछ देर बाद वंदना होश में आई और वो डर से कांप रही थी। मैंने उसे शांत किया और कहा, आज रात हम किसी होटल में रुक जाते हैं, फिर सुबह हम आगे निकलेंगे। अगली सुबह हम उस दादी के पास पहुँचे तो पता चला कि उनकी कल रात ही मौत हो चुकी है। मैं अब बहुत परेशान हो चुका था। जहाँ नज़र पड़ती मुझे भूरी दिखाई देती, कभी मुस्कुराती हुई, कभी चीखती हुई और कभी गुस्से से मुझे घूरती हुई। मैंने और वंदना ने फैसला किया कि हम ये शहर भी छोड़ देंगे। हमने अपना सामान समेटा और सुकून की तलाश में दूसरे शहर पहुँचे। वंदना मुझसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैंने उसे बोला भी, देखो वंदना, तुम्हारा मेरे साथ रहना ठीक नहीं है। मेरे साथ रहोगी तो किसी दिन तुम्हें भी कुछ हो सकता है। शायद तुम्हारे पापा की मौत का जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। वंदना मेरे सीने से लगकर बोली, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे बस में नहीं है। चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब मुझे अपने लिए नहीं, बस वंदना के लिए डर लगने लगा था। हमने अपना घर सेट किया और एक छोटा सा डिपार्टमेंटल स्टोर खोला। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन वंदना ने मुझसे मेरे पिता और चाचा के बारे में पूछा, क्या वो लोग जिंदा है या नहीं। तब मैंने बीते कल के बारे में बताया। उस रात जब उन्होंने भूरी की बलि दी थी तो उस तांत्रिक ने उनके साथ धोखा किया। उसने अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए मेरे पिता और चाचा का इस्तेमाल किया। भूरी की आत्मा को वो तांत्रिक अपने बस में करना चाहता था, लेकिन भूरी इतनी आसानी से उस तांत्रिक के बस में नहीं आई। कई दिनों तक तंत्र साधना करने के बाद जब भूरी की आत्मा उस तांत्रिक के सामने आई तो वो काफ़ी गुस्से में थी। उसने तांत्रिक को ऐसी मौत दी कि वहाँ बैठे उसके शिष्य भी कांपने लगे। उसने उसके सभी शिष्यों को भयानक मौत दी। फिर बारी आई मेरे चाचा की। एक रात वो अपने खेत से देर रात लौट रहे थे। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। वो अपने खेत में पानी चलाकर निकले ही थे कि उन्हें किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो दूर तक सिर्फ सन्नाटा था। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई लड़की बहुत तकलीफ़ में हो। अब वो डर के मारे भागने लगे। भागते भागते वो घबराकर नीचे गिर गए। तभी उन्हें भूरी दिखाई दी, जो कि उनके ऊपर बैठी हुई थी। उसने अपनी जीभ निकाली और उनकी गर्दन जकड़ ली। उनका दम घुटने लगा। फिर उन्हें भूरी ने काफ़ी दूर तक घसीटा और उनका एक हाथ कंधे से अलग कर दिया। ये सब होते हुए मेरे पिता ने देख लिया। भूरी ने गुस्से में कहा, तेरा भाई तो गया, अब तेरी बारी है और फिर तेरे बेटे की। ये बोलकर वो गायब हो गई। मेरे चाचा चिल्ला रहे थे, दर्द से तड़प रहे थे। उन्हें हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, लेकिन उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। वो डर से कांप रहे थे। धीरे धीरे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। हॉस्पिटल से मेरे पिता लौट रहे थे कि उन्हें रास्ते में एक लड़का मिला, जो कि उन्हें ही देखकर हंसने लगा। फिर बोला, तेरे साथ भी ऐसा ही होगा। वे घर पहुँचे और मुझे और मम्मी को लेकर गांव से निकलने ही वाले थे कि तेज़ बारिश होने लगी। वो घबराए हुए थे। मुझे पता था कि वो किस बात से डर रहे थे। तब मैंने पहली बार भूरी का वो भयानक रूप देखा। वो सामने से चली आ रही थी, बाल बिखरे हुए, भयानक चेहरा, खून से भरी आंखें। जब मेरी मम्मी ने उसे देखा
तो मम्मी की सांसें रुक गई। उनका हार्ट फेल हो चुका था, उनकी मौत हो चुकी थी। मेरी आंखों के सामने ही मैंने अपनी माँ और पिता की मौत देखी। पिता की मौत तो इतनी भयानक थी कि आज भी सोचता हूँ तो मेरे हाथ पैर कांप जाते हैं। भूरी ने उनके सीने से उनका दिल ही बाहर निकाल दिया और उनकी आंखें निकाल ली। इतनी दर्दनाक मौत, शायद ये उनके किए गए कर्म ही थे जो उन्हें ऐसी सज़ा मिली। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती थी? और मुझे आज तक भी वो लड़की परेशान कर रही है। मुझे किसी महंत या तांत्रिक को तलाश करना होगा। काफ़ी कोशिशें करने के बाद मैंने एक तांत्रिक ढूंढा। मैं और वंदना एक रात तांत्रिक के पास पहुँचे। 3 दिन और 4 रातों का तंत्र साधना करने के बाद आखिरकार भूरी की आत्मा को तांत्रिक ने अपने बस में किया। लेकिन भूरी इतनी ताकतवर थी कि तांत्रिक की हालत ख़राब होने लगी। तांत्रिक ने कहा, यह आत्मा बहुत गुस्से में है। जब तक ये अपना बदला पूरा नहीं कर लेती, जब तक शांत नहीं होगी। इसे या तो तुम्हारी मौत चाहिए या फिर वंदना की मौत, क्योंकि तू वंदना को बहुत चाहता है। ये तुझे जिंदगी भर का दर्द देना चाहती है। अब तू बता कि क्या करना है। जो भी करना है जल्दी करो, नहीं तो ये हम तीनों को राख कर देगी। भूरी का भयानक चेहरा, आग उगलती आंखें मुझे ही घूर रही थी। अब मैं थक चुका था, मैं हार मान चुका था। मैं अपने आप को भूरी के हवाले करने ही वाला था कि अचानक किसी ने मुझे पीछे की ओर धकेल दिया और मैं नीचे गिर चुका था कि तभी मैंने देखा वंदना अब भूरी के सामने खड़ी थी। उसने मेरी जान बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। मेरी आंखों के सामने मेरा प्यार देखते ही देखते राख हो गया। मेरी आंखों से आंसू भी निकल नहीं पाए। तब मेरे सामने भूरी आकर खड़ी हुई अपने असली रूप में। उसने मुझसे कहा, अब तू आज़ाद है, अब मेरा बदला पूरा हुआ। अब तू जिएगा तो सही, लेकिन ये चोट तुझे ज़िंदगी भर कर पाएगी। इतना बोलकर भूरी गायब हो गई। मैं आंखों में आंसू लिए अपने घर लौट आया। वंदना, जिसने मुझे जीना सिखाया, मेरी वजह से वो अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे बचाने के लिए उसने अपनी जान दे दी। इस बात को आज 2 साल बीत चुके हैं। भूरी तो मुझे अब दिखाई नहीं देती, लेकिन वंदना आज भी मेरे साथ है। वो हर रात मुझसे मिलने आती है। हम घंटों बातें करते हैं, लेकिन मैं उसे छू नहीं पाता। शायद मुझे भी अब वंदना के पास ही जाना होगा, लेकिन फिर सोचता हूँ अगर मैं अपनी जान दे दूँगा तो वंदना के परिवार का क्या होगा। आज मैं और वंदना की मम्मी और उसका छोटा भाई एक साथ रहते हैं। अब यही मेरा परिवार है। यही थी मेरी कहानी। अगर आप लोग इस कहानी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड बी हॉन्टिंग।